साथियों नमस्कार। मेरे 23वें वीडियो में आपका स्वागत है। शायद आपको याद हो कि मैंने अपने 18वें वीडियो में मिसिंग गर्ल्स के कॉन्सेप्ट और फिनोमिना पर बात की थी। आज का वीडियो मिसिंग गर्ल्स के संदर्भ में ताज़ा शोधों से जो नए तथ्य सामने उभर कर आए हैं उन पर केंद्रित है। आज के इस वीडियो में मैं मिसिंग गर्ल्स से जुड़े 6 सवालों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सवाल क्या है, पहले आप उन सवालों को सुन लीजिए। पहला सवाल है, पिछले 20 सालों में भारत में कितनी लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया गया। दूसरा सवाल है, लड़कियों को जन्म से पहले मार देने की शुरुआत कब से हुई, यानी भारत में जन्म से पहले लड़कियों को मार देने की जो शुरुआत है वो व्यापक रूप में कब से हुई। तीसरा प्रश्न है, लड़कियों को जन्म से पहले मार देने के अपराध में कौन कौन से धार्मिक समूह के लोग शामिल हैं, यानी कि कौन कौन से धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं, समुदायों से जुड़े हुए लोग हैं जो ये अपराध कर रहे हैं। चौथा सवाल ये है, कौन से धार्मिक समूह लड़कियों को जन्म से पहले मार देने के अपराध में सबसे आगे हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो भ्रूण हत्या है वो किन धार्मिक समुदायों के लोगों के द्वारा की जा रही है। पांचवा प्रश्न है, कौन से धार्मिक समुदाय लड़कियों को जन्म से पहले मार देने के अपराध में कम भागीदार हैं। और आखिरी छठा सवाल है, हमने देखा कि 2010 के बाद मिसिंग गर्ल्स की संख्या में कमी आनी शुरू हुई। हम इस पर अभी बात करेंगे। तो 2010 के बाद मिसिंग गर्ल्स की संख्या में कमी आनी शुरू हुई, लेकिन मिसिंग गर्ल्स की संख्या में कमी का होना अनिवार्य रूप से लड़कियों के प्रति न्याय के विकास को दिखाता है। क्या ये जेंडर जस्टिस की तरफ बढ़ा हुआ कदम है या हम जेंडर के इनजस्टिस करने का हमने कोई नया रास्ता अपना लिया है। तो ये 6 सवाल हैं जो आगे की बातचीत होगी उसमें ये सवाल और इनके जवाब जो है वो गुथे हुए हैं। मिसिंग गर्ल्स के विचार और परिघटना को समझने के लिए हमें कम से कम 2 तरह की जो रेशोज़ है, अभी जो हम जिसकी बात कर रहे हैं सेक्स रेशोज़ हैं, उस पर टिकने की ज़रूरत है। एक है जन्म के समय प्राकृतिक सेक्स रेशो और दूसरी है सेक्स रेशो एट बर्थ, यानी 2 तरह की सेक्स रेशो। एक की प्राकृतिक तौर पर जन्म के समय जो सेक्स रेशो है वो क्या रहती है, और दूसरा है सेक्स रेशो एट बर्थ, एक्चुअल में जन्म के समय कितने लड़कों पर कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं। एक तीसरे प्रकार की सेक्स रेशो भी होती है, जन्म के बाद की सेक्स रेशो, यानी जन्म तो ले लिया है लेकिन अगर हम अलग अलग जो एज ग्रुप्स है उसमें सेक्स रेशो को समझना चाहें तो उसमें ये तीसरे तरह की जो सेक्स रेशो है वो हमारी मदद करती है, लेकिन उस पर किसी और वीडियो में बात करूँगा। अभी फ़िलहाल हम 2 तरह की जो सेक्स रेशोज़ हैं, यानी नेचुरल सेक्स रेशो और सेक्स रेशो एट बर्थ, इन 2 चीज़ों पर जो है हम फोकस करेंगे। एट बर्थ बॉयज़ आउटनंबर गर्ल्स everywhere in the world by much the same population. There are around 105 and 106 male children for every 100 female children. प्राकृतिक सेक्स रेशो 105 लड़कों पर 100 लड़कियों का देखा गया है, यानी इसको दूसरे तरह से कहें तो 100 लड़कों पर 95 लड़कियों का सेक्स रेशो है। Naturally, boys modestly outnumber girls at birth at a ratio of approximately 105 male babies for every 100 female babies. That was the ratio in India in the 1950s and 1960s because prenatal sex test became available across the country. यानी इससे पहले कि जो भ्रूण की जांच कराने की, उसके सेक्स की जांच कराने की जो टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस होती
उससे पहले के दशक में 1950 और 60 के दशक में भारत में ये जो नेचुरल सेक्स रेशो है वो पाई जाती थी, यानी 105 लड़कों पर 100 लड़कियों की सेक्स रेशो, या दूसरे तरह से कहें तो 100 लड़कों पर 95 लड़कियों की जो सेक्स रेशो थी वो 60 के दशक तक देखी गई। लेकिन पितृसत्ता का जो उभार 60 के बाद देखा गया, और जब उसको टेक्नोलॉजी का सहारा मिल गया तो ये जो प्राकृतिक लिंगानुपात है वो बिगड़ने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि लिंगानुपात जो है वो सेक्स रेशो लड़कों के पक्ष में झुक गई। ऐसे में प्रत्येक 100 लड़कियों की बजाय 100 लड़कियों पर 105 की बजाय 105 से ज़्यादा लड़के हमें दिखाई देते हैं 60 के दशक के बाद। लेकिन जन्म के बाद समान देखभाल मिलने पर लड़कों की तुलना में लड़कियों के जीने की संभावना ज़्यादा रहती है, ऐसा माना गया है। जिन देशों में लड़के और लड़कियों को समान देखभाल मिलती है उन देशों में जन्म के बाद लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। उन देशों में जो सेक्स रेशो है वो 1.05 है, यानी कि 100 लड़कों पर 105 लड़कियां। तो यहाँ पर हमने 3 तरह की बात कही। एक तो बात है कि नेचुरल सेक्स रेशो क्या है, वो है 105 लड़कों पर 100 लड़कियां, और इसको दूसरे तरह से कहें तो 100 लड़कों पर 95 लड़कियां। लेकिन जब टेक्नोलॉजी को और पितृसत्ता का आपस में गठबंधन होने लगा तो ये सेक्स रेशो जो नेचुरल थी वो बिगड़ने लगी, और अब जो 105 की बजाय हमें 100 लड़कियों पर ज़्यादा लड़के दिखाई देने लगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक और परिघटना हमें दिखाई देती है, वो ये है कि अगर लड़के और लड़कियों को जन्म के बाद एक जैसी जो हेल्थ केयर है मिले, एक जैसी देखभाल मिले, तो जो सेक्स रेशो है वो 105 हो जाती है, यानी कि 100 लड़कों पर 105 जो लड़कियां हैं वो दुनिया में देखने को मिलती है। अब आते हैं हम उस रिसर्च पर जिसके सहारे हम उन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जिन सवालों को हमने शुरू में उठाया है। जो प्यू रिसर्च सेंटर है उसने हालिया उसका जो रिसर्च आया है उसमें भारत में जो मिसिंग गर्ल्स हैं उसके बारे में कुछ तथ्य वो सामने लेकर के आया है। उसमें कुछ तथ्य जो है सकारात्मक हैं, कुछ जो तथ्य हैं वो नकारात्मक है। और सकारात्मक तथ्य यह है कि भारत में मिसिंग गर्ल्स की जो समस्या है उसमें कुछ कमी देखने को मिली है। और नकारात्मक तथ्य यह है कि कुछ खास समुदायों में, धार्मिक समुदायों में जो मिसिंग गर्ल्स की समस्या है, यानी कि गर्भ में ही बेटियों को मार देने का जो अपराध है वो कुछ समुदायों में ज़्यादा हो रहा है। यानी एक समुदाय के रूप में जो हिंदू हैं अपनी बेटियों को गर्भ में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मार रहे हैं, और सिख भी जो है अपनी बेटियों को गर्भ में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मार रहे हैं। तो प्यू रिसर्च सेंटर जो है वो वाशिंगटन बेस्ड सेंटर है, और इसने जो आंकड़े लिए हैं वो भारत सरकार के पिछले 3 बार के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं। उन्हीं को जो है आधार बनाकर इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। हम ये बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है मिसिंग गर्ल्स पर अलग से कोई आंकड़ा इकट्ठा नहीं करते, लेकिन जो सेक्स रेशो पर उपलब्ध आंकड़े हैं उन्हीं को रीअरेंज करके, उन्हीं को रिटेबुलेट करके जो प्यू रिसर्च सेंटर है उसने ये रिपोर्ट तैयार की है, और एक किस्म से मिसिंग गर्ल्स का जो फिनोमिना है उसको उन्होंने उभार कर दिखाया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के आधार पर ही। इसलिए जो है पहले ये बात साफ हो जानी चाहिए कि प्यू रिसर्च सेंटर ने जो आंकड़े इस्तेमाल किए हैं, जो डेटा यूज़ किया है, वो डेटा भारत सरकार का डेटा है। वो प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा नहीं है, वो भारत सरकार का ही डेटा है।
अब आते हैं जो है आगे की जो बात है कि जो 6 सवाल उठाए गए हैं उनको अगर हम यहाँ पर देखें तो जन्म के समय नेचुरल सेक्स रेशो जैसे पहले कहा गया है कि 105 लड़कों पर 100 लड़कियों की होती है। भारत में 1960 में ये प्राकृतिक सेक्स रेशो बनी हुई थी। प्रीनेटल टेस्टिंग जो है वो 1971 में इंट्रोड्यूस की गई और 1971 में ही जो अबॉर्शन है वो उसे लीगलाइज किया गया भारत में। इसके बाद जन्म के समय जो सेक्स रेशो है वो बिगड़ती हुई दिखाई देती है। आपके स्क्रीन पर अभी एक ग्राफ दिखाई देगा और उस ग्राफ से आपको ये बात और साफ हो जाएगी। 1980 में जो है 100 लड़कियों पर 107 लड़कों के करीब हो गए, जबकि 105 लड़के होने चाहिए थे नेचुरली, लेकिन 107 लड़के हमें 1980 में दिखाई देते हैं। 1920 में और 2000 में और 2010 में यानी हर 10 साल के अंतराल पर हमें जो है सेक्स रेशो बिगड़ती हुई दिखाई देती है। 1990 में ये 109 है, 2000 में 110 है, 2010 में 111 है, यानी कि 105 लड़के होने चाहिए थे 100 लड़कियों पर, लेकिन 2010 में हमें 100 लड़कियों पर 111 लड़के दिखाई दे रहे हैं। 2010 का जो समय है वो ऐसा समय है जिसमें कि लड़के और लड़कियों के बीच में जो संख्या का अंतर है वो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मिसिंग गर्ल्स के विचार को समझने के लिए 2010 की जो सेक्स रेशो है उस पर थोड़ी देर के लिए टिकते हैं। उस साल 111 लड़कों पर 100 लड़कियां थीं। नेचुरली 105 लड़कों पर 100 लड़कियां होनी चाहिए थी, और उल्टा कहें तो 100 लड़कियों पर 105 लड़के होने चाहिए थे, लेकिन 2010 में 100 लड़कियों पर 111 लड़के हैं। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि 2010 में 100 लड़कों पर 90 लड़कियां थीं, जबकि 95 होनी चाहिए थीं। नेचुरल सेक्स रेशो के हिसाब से जो है 100 लड़कों पर 95 लड़कियां होनी चाहिए थी, यानी 2010 में जन्म के समय हर 100 लड़कों पर 5 लड़कियां कम थीं। यानी ये 5 लड़कियां जो हर 100 लड़कों पर हैं, कम हैं, वही मिसिंग गर्ल्स की संख्या को बताता है। अब इसे अगर हम पूरे जो जन्म के समय लड़कों की संख्या है उसके साथ हम इसका जो है गुणा भाग करें तो हमें 2010 में कुल जो मिसिंग गर्ल्स हैं उनकी संख्या का पता चल सकता है। 2015 में सेक्स रेशो 2010 और 2000 की तुलना में कुछ सुधार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है। उस साल जन्म के समय प्रत्येक 100 लड़कियों पर 109 लड़के, और 2015 में जो है भी सुधार हमको दिखाई देता है। 2020 में थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और हमें 100 लड़कियों पर 108 लड़के दिखाई देते हैं। लेकिन 2020 का जो सेक्स रेशो है अभी भी 1980 के दशक के सेक्स रेशो के करीब है। ये बात हमको नोटिस करनी चाहिए थी कि 1980 में जो सेक्स रेशो था 2020 में हम उस सेक्स रेशो पर आए हैं, जबकि जो 2010 है उसमें ये सेक्स रेशो काफ़ी ख़राब हालत में थी। जो लड़के और लड़की के बीच में जो 100 और 105 का मानक है, अगर उसे हम हासिल करना चाहते हैं तो कानून और कानून का पालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शादी की शर्तें, धार्मिक और जो सांस्कृतिक अनुष्ठान की मान्यताएं हैं, उसमें बहुत कुछ किए जाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। 2020 में जो है हर 100 लड़कों पर हमको 92 लड़कियां जो है दिखाई देती हैं। यानी नेचुरल सेक्स रेशो के अनुसार 100 लड़कों पर
जो है 2.5 लड़कियों जो है हमें मिसिंग दिखाई देती हैं। होनी चाहिए थी 100 लड़कों पर 95, लेकिन 2020 में हमें 100 लड़कों पर 92.5 लड़कियां दिखाई दे रही हैं, यानी कि जो नेचुरल सेक्स रेशो है उसकी तुलना में हमें 2.5 लड़की हर 100 लड़कों पर कम दिखाई दे रही है। अगर हम जन्म के समय सभी लड़कों की संख्या के अनुसार हिसाब लगाएं तो पता लगेगा कि 2020 में भारत में कई करोड़ लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया गया। हालांकि 2010 की तुलना में इसमें कमी आई है, लेकिन यह फिर भी बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे दूसरे तथ्य कि किन समुदायों में लड़कियों को जन्म से पहले जो है ज़्यादा मारा जा रहा है। अभी आपकी स्क्रीन पर एक जो टेबल है वो दिखाई देगी, और उस टेबल में जो है मैंने कोशिश की है कि जो रिसर्च के डेटा है उसे इसको टैबुलेट कर दें ताकि हमें समझने में थोड़ी और सहूलियत हो। इसमें आप देखेंगे कि जो ऑल इंडिया लेवल पर 2001 में जो है 100 लड़कियों पर 110 लड़के थे। 2011 में ऑल इंडिया जो है लेवल पर 111 हुए। 2015-16 में उसमें थोड़ी कमी आई और 109 हुए, और फिर 2019-21 में एक थोड़ा सा और कमी आई और हमारे पास 108 जो लड़के हैं 100 लड़कियों पर हैं, जबकि ये 100 यानी 19-21 में ये 105 होने चाहिए थे नेचुरली, और जो नेचुरल है उससे 3 ज़्यादा लड़के हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सेक्स रेशो जो है वो लड़कों की तरफ झुका हुआ है, चाहे 2001 का साल हो, 2011 हो, 2015-16 हो या 2019-21 हो। अब इसमें देखिए कि एक जो सिख हैं उनके बीच में क्या था। 2001 में वहाँ पर जो 100 लड़कियाँ हैं उन पर 130 लड़के थे। यानी 2001 में सिखों का जो सेक्स रेशो है वो हाईली स्क्यूड था इन फेवर ऑफ मेन। 2011 में इसमें थोड़ी कमी आई, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। 121 100 लड़कियों पर 121 लड़के। 2015-16 में 110 और 2019-21 में भी 110। हिंदूज़ में 2001 में 100 लड़कियों पर 111 लड़के थे, जबकि 2001 में 100 लड़कियों पर नेचुरली 105 जो है लड़के होने चाहिए थे, और नेचुरल से ये हर 100 पर 6 लड़के ज़्यादा हैं। तो हम देखते हैं कि हिंदुओं में भी 2001 में जो सेक्स रेशो है वो लड़कों के फेवर में स्क्यूड है, झुका हुआ है। 2011 में ये बढ़ करके 112 हो जाता है, 2015-16 में 110 और 2019-21 में थोड़ा घट करके 109 रह जाता है। लेकिन अभी भी ये हम देखें कि जो नेशनल सेक्स रेशो है 108 की 19-21 में, उससे ज़्यादा ही है। अब आते हैं मुस्लिम्स पर। 2001 में जो सेक्स रेशो थी इसमें, यानी 100 लड़कियों पर 107 लड़के थे, और ये नेचुरली जो सेक्स रेशो होनी चाहिए थी 100 लड़कों पर 105 की, उसकी तुलना में हमें 2001 में मुस्लिम समुदाय के लोगों में 2 लड़के ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन 19-21 में आते आते ये घट करके 106 रह गया है, यानी कि नेचुरल से एक ज़्यादा, यानी कि 100 लड़कियों पर 105 लड़के होने चाहिए थे, और मुस्लिम से हमें 19-21 में 106 लड़के दिखाई दे रहे हैं, जो कि जो है मेल की तरफ झुका हुआ है। तो ऑल इंडिया का जो आंकड़ा है उसकी तुलना में मुस्लिम्स में जो सेक्स रेशो है वो बेहतर है। सिख्स की तुलना में काफ़ी बेहतर है, और हिंदुओं की तुलना में भी काफ़ी बेहतर है। अब आते हैं चौथे जो समुदाय है क्रिश्चियंस का। उसमें देखें तो हमें 2001, 2011, 2015-16 और 2019-21 इन सभी सालों में जो सेक्स रेशो है क्रिश्चियंस में वो
नेचुरल सेक्स रेशो के आसपास की दिखाई देती है। 2001 में 104 थी, जबकि 2001 में सिखों में 130 और हिंदुओं में 111 थी। और 2019-21 में ये और भी जो है समानता की तरफ जा कर के 103 रह गई है। और सिखों में 110 है, हिंदुओं में 108 है, मुस्लिम्स में 106 है। यानी कि जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं उनमें पेट के अंदर ही लड़कियों को मार देने का जो चलन है वो सिखों की तुलना में काफ़ी कम है, हिंदुओं की तुलना में भी काफ़ी कम है और मुस्लिम्स की तुलना में कम है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम कि जो 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 मिसिंग गर्ल्स है, जन्म के समय की बात कर रहे हैं हम, उसको कैसे हम देखें। तो ये एक दूसरी टेबल है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसमें ऑल इंडिया लेवल पर जो 100 लड़के हैं उन पर हमें 92.5 लड़कियां दिखाई दे रही हैं। यानी जो है अखिल भारतीय स्तर पर 2.5 लड़कियां हर 100 लड़कों पर हमें गायब, लापता, मिसिंग दिखाई देती हैं। सिखों में ये संख्या ज़्यादा है, यानी 4 की है। हिंदुओं में ये संख्या 3 की है, मुस्लिम्स में ये संख्या 1 की है और क्रिश्चियंस में मिसिंग गर्ल्स की संख्या नहीं है, बल्कि वहाँ जो नेचुरल सेक्स रेशो है उसके कंपैरिजन में जो लड़के और लड़कियों के बीच में संख्या का अनुपात है वो बराबरी की तरफ जो है चला गया है। अब हम यहाँ पर देखें तो भारत में जो अलग अलग धार्मिक समूह हैं अलग अलग मात्रा में जो है एक टर्म है मैरिज स्क्वीज जैसी परिघटना है उसका अनुभव कर रहे हैं। ये क्या है? ये अनुभव धार्मिक समूह में सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन के इतिहास पर निर्भर करता है कि कौन से धार्मिक समूह जो है किस मात्रा में मैरिज स्क्वीज की जो परिघटना है उसका सामना कर रहे हैं। मैरिज स्क्वीज का मतलब क्या है? द टर्म मैरिज स्क्वीज रेफर्स टू एन imbalance between the number of men and women available to marry in a certain society। अगर मैरिजेबल जो एज है, शादी योग्य जो उम्र है के लड़कों की तुलना में मैरिजेबल एज की लड़कियों की संख्या कम होती है, इस कारण महिलाओं पर हिंसा बढ़ने लगती है। और मैरिजेबल एज के लड़कों की तुलना में मैरिजेबल एज के लड़कियों की संख्या का कम होना ही मैरिज स्क्वीज कहलाता है। और इसकी वजह से अन्य कई तरह की जो हिंसाएं हैं समाज में महिलाओं के खिलाफ वो बढ़ने लगती है। जैसे कि शादी के लिए लड़कियों की तस्करी की जाती है और जो है एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ एक लड़की की जो है शादी की जा सकती है। भारत में अपने धर्म के बाहर शादी करने वाले बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर भारतीय चाहते हैं कि कोशिश करते हैं कि वो अपने ही धर्म के अंदर शादी करें। धर्म के बाहर शादी न करने का चलन जब किसी धार्मिक समूह में हो रही मिसिंग वीमेन की परिघटना के साथ मिल जाती है तब मैरिज स्क्वीज की समस्या जो है और बड़ी हो जाती है। एक तो जैसे सिखों का ही उदाहरण है, मान लीजिए, उसमें आपके पास जो मिसिंग गर्ल्स है उनकी संख्या ज़्यादा है। गर्भ में लड़कियों की, बेटियों की हत्या ज़्यादा हो रही है। तो जब जन्म के समय ही जो सेक्स रेशो है वो कम है तो मैरिजेबल एज के लड़कों के लिए, मैरिजेबल एज की जो लड़कियां हैं उनकी संख्या काफ़ी जो है कम है और इसलिए सिखों में मैरिज स्क्वीज की समस्या जो है वो काफ़ी बड़ी है। और ये स्थिति जो मोनोगैमस मैरिजेस हैं उनके लिए एक चुनौती है। जैसे पहले कहा है कि सिख धर्म के लोग मैरिज स्क्वीज की समस्या से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं,
क्योंकि सिखों में मिसिंग वीमेन अन्य धर्म सामूहिक जो धार्मिक समूह हैं उनकी तुलना में ज़्यादा हैं। रिपोर्ट कहती है कि सिख्स मेक अप लेस देन 2% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन बट अकाउंटेड फॉर एन एस्टिमेटेड 5% और अप्रॉक्सीमेटली 4.4 लाख of the 90 lakh baby girls who went missing in India between 2000 and 2019। ये जो 20 सालों का कालखंड है 2000 से लेकर 2019 तक का, इसमें जो सिख धर्म से जुड़े हुए लोगों में जो मिसिंग गर्ल्स की जो एक समस्या है वो बहुत ज़्यादा पाई गई है। सिखों का जो पॉपुलेशन में अनुपात है वो जो है 2% है, लेकिन मिसिंग गर्ल्स में उनका जो हिस्सेदारी है वो 5% है। यानी कि अपनी जो जनसंख्या के जो अनुपात है उसकी तुलना में 3% जो है वो ज़्यादा है। तो इसी तरह से हिंदुओं में भी मिसिंग वीमेन की जो परिघटना है वो काफ़ी बड़ी है। 80% हिंदुओं में मिसिंग वीमेन का हिस्सा 87% है, यानी अपना जो पॉपुलेशन में उनका हिस्सेदारी है उसकी तुलना में 7% जो है ज़्यादा हैं। 2000 से लेकर 2019 के बीच हिंदुओं ने 78 लाख बेटियों को गर्भ में मार डाला। सॉरी। जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी 14% है। उनमें मिसिंग वीमेन की संख्या कुल जो मिसिंग वीमेन का 7% है, यानी अब उनकी जनसंख्या में जितनी हिस्सेदारी है उसका आधा जो है हिस्सेदारी उनकी 7% है, आधी। जबकि हम देखते हैं कि सिखों की अब जनसंख्या में जो हिस्सेदारी है उससे उनकी जो हिस्सेदारी है मिसिंग गर्ल्स की संख्या में वो बढ़ी हुई है, 3% ज़्यादा है। और जो हिंदू हैं उनकी हिस्सेदारी जो है मिसिंग गर्ल्स में अपनी जनसंख्या के अनुपात से 7% ज़्यादा है। और मुसलमानों में ये हिस्सेदारी जो है वो अपनी संख्या की तुलना जो हिस्सेदारी है उससे 7% जो है कम है। 2000 से लेकर 2019 के बीच मुसलमानों ने अपनी वहाँ लगभग 6 लाख बेटियों को जन्म से पहले ही उनकी हत्या कर दी। क्रिश्चियंस हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2.3% के करीब है। और जो है उनके वहाँ पर जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन है, यानी कि जो भ्रूण हत्या है या गर्भपात है, वो 0.6% है। यानी वो जो जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी है उसकी तुलना में मिसिंग गर्ल्स में उनकी हिस्सेदारी जो है वो बहुत जो है कम है। इस विश्लेषण में यह कहना मुश्किल है कि इस स्थितियों के लिए जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो कितने जिम्मेदार हैं, लेकिन अभी जो डेटा है वो ये बता रहा है कि कौन से धार्मिक समूहों में सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन और जो भ्रूण हत्या है वो ज़्यादा होती है, और किन धार्मिक समूह में इस तरह के जो अपराध हैं वो कम हो रहे हैं। आइए अब उन 6 सवालों का उत्तर को पिन पॉइंट करने की कोशिश करें जो हमने जो है इस डिस्कशन के शुरू में रखे थे। पहला सवाल क्या था कि पिछले 20 सालों में भारत में कितनी लड़कियों को जन्म से पहले मार दिया गया? तो इसका उत्तर है 90 लाख लड़कियों को इन 20 सालों में भारत में जो है वो मारा गया है। दूसरा सवाल ये था कि लड़कियों को जन्म से पहले मार देने की जो शुरुआत है व्यापक तौर पर, छुटपुट घटनाएं इससे पहले भी सुनाई देती रही हैं, लेकिन व्यापक तौर पर एक व्यापक फिनोमिना जो बहुत ही विजिबल फिनोमिना है उसके तौर पर कब दिखाई देती हैं? तो इसकी शुरुआत होती है 1970 के बाद, जब प्रीनेटल टेस्टिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ और
1971 में अबॉर्शन को लीगलाइज किया गया और उसके बाद जो है ये सेक्स रेशो की जो स्थिति है वो बिगड़ती चली गई। तीसरा सवाल है कि लड़कियों को जन्म से पहले मार देने के जो अपराध हैं उनमें कौन कौन से धार्मिक समूहों के लोग शामिल हैं। तो उसमें सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं और अन्य धर्मों के लोग भी हो सकते हैं, जिसका जिक्र जो है वो प्यू रिसर्च जो सेंटर है उसने नहीं किया है। चौथा सवाल था कौन से धार्मिक समूह लड़कियों को जन्म से पहले मार देने के अपराध में सबसे आगे हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा सिख हैं और दूसरे नंबर पर जो है वो हिंदू हैं। पांचवा सवाल है कि कौन से धार्मिक समूह लड़कियों को जन्म से पहले मार देने के अपराध में कम भागीदार हैं। तो हमें जो डेटा और जो प्यू रिसर्च सेंटर की जो रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, उससे पता चलता है कि ये दो समुदाय हैं, ईसाई और मुसलमान। ईसाइयों में जो भ्रूण हत्या है और सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन का चलन है वो कम है और मुसलमानों में भी कम है। अब आते हैं हम आखिरी सवाल पर, और एक जो जेंडर जस्टिस को समझने के लिए ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये देखा जा रहा है कि 2010 के बाद मिसिंग गर्ल्स की संख्या में कमी आनी शुरू होती है। यानी कि अब जो गर्भ के अंदर लड़कियां हैं उनकी हत्या कम हो रही है, सेक्स सेलेक्टिव जो अबॉर्शन है वो कम हो रहा है। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि ये अनिवार्य रूप से लड़कियों के प्रति न्याय के विकास को दर्शाता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिस काल में मिसिंग गर्ल्स की संख्या में कमी आ रही थी उस काल में अनवांटेड गर्ल्स की संख्या बढ़ रही थी, अनचाही लड़कियां। यानी कि अब कानून की सख्ती की वजह से अगर गर्भपात नहीं हो पा रहा है, अगर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन नहीं हो पा रहा है, अगर भ्रूण हत्या नहीं हो पा रही है, तो मजबूरी में माता पिता को जो है वो बेटी पैदा करने पड़ रही है। लेकिन वो बेटी अनवांटेड है, उसकी चाहत नहीं थी, वो आ गई है। इसलिए जो है अगर पहली बेटी हो गई तो जो है चाह रहे हैं कि एक बच्चा और किया जाए इस उम्मीद में कि बेटा हो जाए। दूसरा भी बेटा हो गया तो इस उम्मीद में कि तीसरा बच्चा किया जाए, शायद बेटा हो जाए। तो ये जो दो बेटियां हैं पहले की, ये अनवांटेड बेटियां हैं। तो जब मिसिंग गर्ल्स की जो संख्या है उसमें कमी आने लगी तो हमें देखने में आया कि अनवांटेड जो गर्ल्स हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ने लगी। भारत सरकार के 2018 के इकोनॉमिक सर्वे में अनचाही लड़कियों की संख्या 210 लाख बताई गई है। भारत सरकार ने खुद इस बात को नोटिस किया है कि जो है जो जेंडर जस्टिस का जो सवाल है उसको केवल सेक्स रेशो के आधार पर नहीं समझा जा सकता, उसे बर्थ के समय पर सेक्स रेशो क्या है, जन्म के समय पर, उससे भी नहीं समझा जा सकता। उसके लिए हमें मिसिंग गर्ल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी समझने की ज़रूरत है, और अब तो अनवांटेड गर्ल्स को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मिसिंग गर्ल्स, लड़कियां मिसिंग नहीं हो रही हैं, वो जन्म ले ही ले रही हैं, तो वो अनचाही हैं, उनको वो प्यार नहीं मिल रहा, वो मोहब्बत नहीं मिल रही, वो हेल्थ केयर नहीं मिल रहा, उस तरह का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उस तरह की शिक्षा नहीं मिल रही है जो कि जिसकी हकदार वो हैं, क्योंकि वो उनको माना जा रहा है कि वो अनचाही हैं, उन्हें हम नहीं चाह रहे थे और वो जो है आ गई हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे ये गुजारिश है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। घंटी जैसी आकृति को दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का आभार।